हेलो दोस्तों। तो आज हम जो है इनसाइट करंट अफेयर जो कि पीआईबी नोट्स प्लस करंट अफेयर का मिश्रण होता है 25 अफेयर 2021 के पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सूर्य प्रभामंडल जो कि बेंगलुरु में देखा गया है। तो इसके बारे में देखेंगे क्या न्यूज़ दे रखी है। जीएस पेपर 2 से है लक्षद्वीप में लागू किए गए जो मानक हैं उनको वापस लेने की मांग। ठीक है, जीएस पेपर 2 से एक और है पशुजन्य जो रोग है जूनोटिक्स जिन्हें कहते हैं उनमें होने वाली वृद्धि की जांच करना और जो कार्य योजना तैयार है उसके हेतु डब्ल्यूएचओ द्वारा एक समिति गठित की गई है। तो उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद जीएस पेपर 3 से एनजीटी द्वारा जो बन्नी के घास मैदान है उन पर चरवाहों का अधिकार क्या है बरकरार। जीएस पेपर 4 से भी आया हुआ आज फंसे हुए श्रमिकों को भोजन तथा राशन उपलब्ध कराया जाए ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए कुछ प्रीलिम्स फैक्ट भी हैं तो जैसे बेलारूस मैक 21 संस्करण शाही लीची युआंग लोंगपिंग। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला टॉपिक है जीएस पेपर 1 से। तो इसमें यूनिट क्या है हमारी भूकंप सुनामी ज्वालामुखी हलचल चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान। ठीक है, तो सौर प्रभामंडल ये क्या होता है जिसे सन्स हेलो भी कहते हैं। देखते हैं। तो हाल ही में क्या है जो बेंगलुरु है वहाँ पे एक मंत्र मुग्ध करने वाली घटना देखी गई। जो सूर्य उसके चारों ओर मतलब जैसे ये सन है इसके चारों ओर एक इंद्रधनुष के समान जो है रचना का निर्माण देखा गया। ठीक है, जिसे हमने क्या कहा सन्स हेलो या फिर सूर्य प्रभामंडल इसके रूप में जाना गया। देखिए फिगर में जैसा दिख रहा है। तो इसकी निर्मित होने का कारण क्या होता है। तो जो सूर्य के चारों ओर दिखाई देने वाला जो प्रभामंडल है वो एक 22 डिग्री का वलय है। ठीक है, मतलब एक तरह से जो वो होते हैं ना उसके जो बर्फ़ के जो पार्टिकल्स होते हैं आइस के पार्टिकल वो बादलों में इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, जिससे जो है सन की जब रेज इन पे पड़ती है तो उनका विकिरण हो जाता है। ठीक है, टकरा के विकिरण करती है तो उसकी वजह से ये जो है बना है। ठीक है, जो कि श्वेत प्रकाश किरणों के ऊपरी जो स्तर के जो सिरस क्लाउड होते हैं ना पक्षाभ मेघ होते हैं उनमें जो है उपस्थित जो बर्फ़ के जो क्रिस्टल होते हैं छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उससे होकर गुजरने पर प्रकाश का क्या होता है प्रकीर्णन होने के कारण दिखाई देते हैं। ठीक है, आपने जैसे 10th क्लास में पढ़ा होगा प्रकीर्णन विकिरण है ना अपवर्तन ये सब। तो और इसी वजह से क्या होता है प्रभामंडल में इंद्रधनुषी रंग दिखाई देता है। ठीक है, बादलों में जो है लाखों छोटे छोटे बर्फ़ के क्रिस्टल मौजूद होते हैं जिनसे होकर गुजरने पर जो प्रकाश है उसका अपवर्तन होता है मतलब टकरा के जो है इस टाइप से फैल जाता है वो। ठीक है, प्रकीर्णन और परावर्तन भी होता है। परावर्तन मतलब सेम इस डायरेक्शन से आना सन की रेज़ का और सेम उसी डायरेक्शन में चला जाना। ठीक है, और एक गोलाकार इंद्रधनुष वलय का आभास होता है मतलब इस टाइप से जो है बन जाता है। मतलब अगर सारी रेज़ ऐसे जा रही है ना आगे ऐसे जा रही है तो चारों तरफ से अगर ऐसे ही जाएंगी आगे तो एक तरह से वो सर्कुलर दिखेगा ना तो उस टाइप से वो दिखता है। ये क्रिस्टल जो है दृष्टि के अनुरूप उन्मुख और अवस्थित होने चाहिए मतलब एक तरह से ये सिमेट्रिकल होने चाहिए एक मतलब एक ही फॉर्म में होने चाहिए ताकि वो टकरा के सेम डायरेक्शन में आके और जो है वो कर जाए विकिरण कर जाए उसकी जो रेज होती है सूर्य की। ठीक है, पर चंद्रमा में ऐसा नहीं होता क्योंकि वो अधिकांश रंगहीन दिखाई देते हैं क्योंकि उसके जो प्रकाश उससे निकलता है ना वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जीएस पेपर 2 से जिसकी यूनिट क्या है संसद राज्य विधायिका संरचना कार्य संरचना शक्तियाँ विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय। तो लक्षद्वीप में लागू किए गए कुछ मानकों को वापस लेने की मांग की। वहाँ पे मतलब एक जो प्रशासक है वो अभी आए हैं जिनका नाम क्या है खोड़ा पटेल जो कि दिसंबर 2020 में उनको नियुक्त किया गया। जब से वो नियुक्त हुए हैं तो उनकी जो नई नीतियाँ हैं उन पर केंद्र शासित जो प्रदेश लक्षद्वीप और निकटवर्ती राज्य जो केरल है इसके जो भी निवासी और राजनेता है ना उनका इन नीतियों के का विरोध किया जा रहा है उनके द्वारा। ठीक है, मतलब ये नीतियाँ भी काफ़ी अभी आप पढ़ेंगे तो अजीब सी है। तो विवादास्पद जो नियम है सबसे पहले लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन LDAR 2021 मसौदा। तो इसके तहत क्या किया गया जो प्रशासक है उसको किसी जो टाउन प्लानिंग होते ना अथवा किसी विकासात्मक कार्य मान लीजिए उस एरिया में मान लीजिए कोई टाउन प्लानिंग या कोई डेवलपमेंट चल रही है। ठीक है, तो वहाँ के द्वीपवासियों को उनकी संपत्ति से जो है बेदखल कर सकता है या फिर स्थानांतरित करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, जो कि काफ़ी मतलब नॉर्मल अगर आप यहाँ इंडियन स्टेट में देखें तो ऐसा तो कहीं पे होगा ही नहीं। तो जनवरी 2021 में जो है जो पासा है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ ये लागू किया गया था जिसके तहत किसी व्यक्ति को बिना किसी सार्वजनिक खुलासे के 1 वर्ष तक हिरासत में रखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद ही मतलब उसका अगर देना होगा तो उसका रीज़न उसके बाद देंगे 1 साल के बाद। ये भी काफ़ी अजीब सही है। उसके बाद पंचायत नोटिफिकेशन इसका मसौदा क्या है इसके तहत 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति को पंचायत का सदस्य होने से अयोग्य घोषित किया गया। ठीक है, क्योंकि जनरली क्या होता है वहाँ पे IAS ऑफिसर होते हैं
वो प्रशासक के रूप में होते हैं, ठीक है। ये जो है केंद्र की तरफ से इन्हें नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में गठित जो लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण है, लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी, उससे संबंधित मुद्दे क्या है? तो हाल ही में गठित किए गए जो लक्षद्वीप प्राधिकरण है, एलडी है, उसको व्यापक शक्तियाँ दी गई है, जिसके तहत जो भूमि स्वामी है उनको बेदखल किया जा सकता है। एक व्यापक रूप से रियल एस्टेट लॉबी द्वारा प्रेरित और जो द्वीपवासी है उनके हितों के खिलाफ प्रावधान के रूप में इसे माना जा रहा है, ठीक है। मतलब आप ऐसे किसी को उठा के भी अपनी ज़मीन से जो है बेदखल नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इस कानून के द्वारा प्राधिकरण को व्यापक शक्तियाँ प्रदान कर दी गई है, ठीक है, जिसके तहत वह किसी भी क्षेत्र के विकास योजनाएं तैयार कर सकता है और लोगों को स्थानांतरित भी कर सकता है। उसके बाद देखिए इसकी नियुक्ति जो प्रशासक होता है, भूमिका और महत्व क्या होता है। तो 2020 में लक्षद्वीप का प्रशासक बनाया गया था इन्हें, जो प्रफुल्ल पटेल है इन्हें बनाया गया था दिसंबर 2020 में। पर आमतौर पर क्या देखा जाता है कि जो आईएएस अधिकारी होते हैं उनको प्रशासक के पद पर नियुक्त किया जाता है, ठीक है। किंतु पटेल जो है पूर्व प्रथा से हटकर केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जो है प्रशासक नियुक्त किए गए। जो भारत के राष्ट्रपति उनके द्वारा नियुक्त जो भी प्रशासक होता है उसका पद किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, क्योंकि जो प्रशासक होता है उस पर नियुक्त व्यक्ति उस क्षेत्र के जितने भी कार्य होते हैं ना उनका प्रभारी होता है उसी के ऊपर जो प्रशासक होता है, और राष्ट्रपति की ओर से वो कार्य करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला देखिए जो पशुजन्य रोग है उनमें होने वाली वृद्धि के जांच और कार्य योजना तैयार करने के लिए WHO द्वारा समिति का गठन किया गया है, ठीक है। तो ये भी जीएस पेपर 2 से स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय है, ठीक है। तो हाल ही में जो WHO है उन्होंने जो ये सारे वायरस है जो H5N1, एविएशन इन्फ्लुएंजा, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इबोला, जीका और जो नोवल कोरोना वायरस है, इन जैसे जो पशुजन्य रोग होते हैं जिन्हें जूनोटिक कहते हैं, जूनोटिक डिजीज़, ये याद रखिएगा। जूनोटिक क्या होते हैं? जो इन जानवरों से इंसानों में फैलती है, ठीक है। इसके उद्भव और प्रसार का अध्ययन करने हेतु एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति जिसका नाम क्या है, वन हेल्थ, इसका गठन किया गया। इसका हमने पहले भी पढ़ा था वन हेल्थ के बारे में। संदर्भ अगर शर्तें देखें तो क्या है, तो यह समिति जो है भविष्य में जो जूनोटिक जो विशेषकर रोग है, मतलब जो विशेषकर जो जूनोटिक रोग है उनके रोगों के कारण फैलने वाले जितने भी प्रकोप है उनसे बचने संबंधी उपाय के बारे में एक वैश्विक एजेंसियों को सलाह प्रदान करेंगी, ठीक है। जो वन हेल्थ है ये जो भी वैश्विक एजेंसी है उनके बारे में सलाह प्रदान करेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए विशेषज्ञ समिति इसके लिए एक निगरानी तंत्र और वैश्विक कार्य योजना भी विकसित करेगी। अगर इसकी पृष्ठभूमि देखें तो जूनोटिक जो रोग होते हैं वो जनरली जानवरों से मनुष्यों में संचारित होने वाला रोगजनक संक्रमण है, जिसके कारण क्या होता है, अतीत में महामारी फैल चुकी है। प्रत्येक 4 संक्रामक रोगों में से 3 जूनोटिक होते हैं, मतलब इसका रेशियो देखिए 4 में से 3 जूनोटिक होते हैं, ठीक है। अर्थात जो पशु जनित बीमारियां उनके कारण होती है। विश्व के अधिकांश वैज्ञानिक द्वारा जो कोविड-19 महामारी है उसको जूनोटिक होने की संदेह व्यक्त किया जा रहा है, ठीक है। वन हेल्थ की अवधारणा क्या है? तो जो वन हेल्थ इनिशिएटिव टास्क फोर्स है उसके द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार जो वन हेल्थ है वो मनुष्य और जानवरों और हमारे पर्यावरण के लिए जो सर्वोत्कृष्ट स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी, ठीक है। मतलब जो सब में प्रेफरेबल जो वो होगा जिस पे हमें काम करना है, उसके हेतु स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर काम कर रही कई व्यवस्थाओं का सहयोग इसे पर्याप्त होगा, ठीक है। सहयोगी प्रयास होगा, मतलब इन सब का कोऑपरेटिव वो होगा, ये प्रयास होगा, ठीक है, एफर्ट होगा। वन हेल्थ मॉडल रोग नियंत्रण करने वाले जो हमारे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होता है, अंतर विषयक दृष्टिकोण, इसको आसान और सरल बना देगा ताकि उभरने वाला जो मौजूदा जूनोटिक रोग है उसको संबंधी खतरों को नियंत्रित किया जा सके, ठीक है। जूनोटिक रोग होते क्या हैं? तो इस शब्द का सर्वप्रथम यूज़ जो किया गया था 1880 में रुडोल्फ विर्को, इनके द्वारा मनुष्य और जानवरों में फैलने वाली जो प्रकृति थी उसमें एक समान बीमारियों को सामूहिक रूप से व्यक्त करने के लिए यूज़ किया गया था इसका फर्स्ट टाइम, ठीक है। अगर 1959 में देखें तो WHO द्वारा दी गई जो परिभाषा थी उसके अनुसार जो जूनोसिस था वो कशेरुकी जानवर और मनुष्य के बीच स्वाभाविक रूप से संचरित होने वाला रोग और संक्रमण होते हैं, ठीक है। इन जो रोग हैं इनके रोगाणु कोई बैक्टीरिया, वायरल, परजीवी अथवा कोई अन्य अपरंपरागत जो कारक होते हैं उसके रूप में हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि ये फिगर में दिखा रहे हैं ये हमने पहले भी देखा था, है ना। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या होने के साथ साथ जो कई प्रमुख जूनोटिक रोग होते हैं, जो पशु आधारित जो खाद्य पदार्थ है उसके पर्याप्त उत्पादन पर भी इनका असर पड़ेगा, जिससे पशु उत्पादन के अंतर्राष्ट्रीय
व्यापार में जो है बाधा उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, वन हेल्थ जैसे कोऑर्डिनेटिंग, जो मनुष्यों में कोऑर्डिनेट करना, कम्युनिकेट करना, कोलैबोरेशन करना आपस में, इस टाइप से ये जो है काम करेगा। ये फिगर हमने पहले भी देखा हुआ है, अगर आपको याद हो तो। देखिए उसके पास जीएस पेपर 3 से है, जो संरक्षण पर्यावरण प्रदूषण शरण पर्यावरण प्रभाव का आकलन। तो एनजीटी जो द्वारा बन्नी घास के मैदान है उन पर चरवाहों का अधिकार बरकरार। ठीक है, मतलब जो गुजरात में ये है तो इनके ऊपर चरवाहों का ये अधिकार क्या है, बरकरार है। तो एनजीटी जो है उसके द्वारा 6 महीने के भीतर गुजरात के जो बन्नी घास मैदान है उससे सभी प्रकार का अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया है। ठीक है, मतलब जितने भी वहाँ पे चरवाहे हैं उनको हटाने का आदेश दिया गया है। तो इसके साथ ही जो अधिकरण है उसने एक संयुक्त समिति को 1 महीने में जो है कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया, मतलब 1 महीने में जो है इसे प्रिपेयर कर दिया जाए। अदालत ने यह भी कहा जो वन अधिकार अधिनियम 2006 उसकी धारा 3 के जो प्रावधान है उसके अनुसार जो मालधारी समुदाय होता है, ये मालधारी समुदाय कौन होते हैं, चलिए पहले पढ़ लेते हैं। इसके लिए पर्याप्त सामुदायिक वनों के संरक्षण का अधिकार यथावत रहेगा। ठीक है, अगर संबंधित प्रकरण देख लेते तो 2018 में क्या हुआ था, जो मालधारी समुदाय थे उनके द्वारा पारिस्थितिकी रूप से जो संवेदनशील घास है उसके मैदान में व्यापक स्तर पर जो है अतिक्रमण के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। मतलब जो उनकी जो भैंसें होती है, बिन्नी भैंसें बोलते हैं उन्हें, तो उनके द्वारा ज़्यादा चरवाही कराई गई थी। ठीक है, जिसके खिलाफ ये याचिका दर्ज हुई थी। तो जो मालधारी हैं वो भारत के जो गुजरात है राज्य में पाए जाने वाले एक आदिवासी चरवाहे समुदाय समूह होता है। मालधारी समुदाय इस क्षेत्र में जो पाए जाने वाली भैंसें हैं उनके एक स्थानिक प्रजाति जिन्हें बन्नी भैंसी कहते हैं उसका प्रजनन कराते हैं, और ये भैंसें कच्छ के उष्ण मौसम के अनुकूल होती है। ठीक है, बन्नी भैंस जो बन्नी घास होती है उसके बारे में देखते हैं। तो बन्नी घास मैदान या चारागाह भूमि कितनी है, 2618 किलोमीटर में विस्तारित है, और गुजरात की कुल चारागाह भूमि का देखिए 45% यही है। ठीक है, इन घास के मैदानों में 19 पंचायतों से संगठित 48 बस्तियाँ गांव बसी हुई है जिनकी कुल आबादी कितनी है, 40,000। बन्नी क्षेत्र में 2 पारिस्थितिकी तंत्र पड़ते हैं, जो आर्द्र भूमि और दूसरा घास के मैदान परस्पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये क्षेत्र वनस्पति और जीव प्रजातियों से समृद्ध है, और इसमें जो है वनस्पति की 192 प्रजातियाँ और पक्षियों की 262 प्रजातियाँ हैं, और स्तनधारियों की कई प्रजातियाँ सरीसृप और उभयचर भी यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जीएस पेपर 4 से अगला टॉपिक। तो ये काफ़ी दिनों बाद जीएस पेपर 4 से आया, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। तो फंसे हुए जो श्रमिक हैं उनको भोजन तथा राशन उपलब्ध कराया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने संपूर्ण देश में सभी राज्यों को फंसे हुए जितने भी प्रवासी कामगार हैं उनको बिना किसी राशन कार्ड के, मतलब कोई राशन कार्ड ना भी हो तो भी जो है शुष्क जो राशन होता है ना, मतलब चावल दाल गेहूँ इस टाइप के जो है सामूहिक रसोई, और मतलब ये दिया जाए, और एक सामूहिक रसोई जो है शुरू करने का आदेश दिया। ठीक है, ये भी स्वतः संज्ञान के दौरान ये कार्रवाई की गई है, सो मोटो लेके जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने। तो अदालत के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई जो आत्मनिर्भर भारत योजना अथवा किसी अन्य वैकल्पिक योजना का उपयोग करने संबंधी निर्णय जो है राज्यों के विवेक पर छोड़ा है। मतलब इसको जो वितरण करेंगे वो आप कैसे करेंगे ये राज्यों के विवेक पर सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया है। आत्मनिर्भर भारत योजना वर्ष 2020 के मई और जून में प्रवासी श्रमिकों को शुष्क राशन देने के लिए शुरू की गई थी। ठीक है, 2020 में जब कोरोना आया था। शीर्ष अदालत की पीठ ने निर्देश दिया कि जो प्रवासी श्रमिक हैं उनके लिए शुरू की जाने वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं और सामुदायिक जो रसोई है इसकी जगहों के बारे में जो है व्यापक प्रचार किया जाए, ताकि लोगों को पता चले कि ऐसे बिना राशन कार्ड के मतलब सामान मिल रहा है, ताकि जो भुखमरी से जो लोग जान देते हैं इस टाइप से तो वो बच सके। ठीक है, ताकि सभी ज़रूरतमंद व्यक्तियों को इसका पूरा लाभ मिल सके। पृष्ठभूमि क्या है, तो यह जो निर्देश है वो देश भर में जो प्रवासी मज़दूर हैं उनके समक्ष आने वाली, प्रवासी मज़दूर मतलब प्रवासी है जो भी दूसरे स्टेट में जाके रह रहे हैं, उनके समस्याओं के आलोक में शीर्ष अदालत द्वारा शुरू की गई स्वतः संज्ञान कार्रवाई के दौरान जारी किया गया था। ठीक है, तो इसकी आवश्यकता क्यों है, तो हाल ही में जो सरकार है उन्होंने अदालत को ये सूचित करते हुए कहा कि जो प्रवासी कामगार हैं उनकी मदद के लिए एक नियंत्रण कक्ष खोले गए हैं। ठीक है, नियंत्रण कक्ष एक खोले गए हैं, किंतु फिर भी फंसे हुए जो प्रवासी कामगार हैं उनके लिए पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना जो है राज्यों की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, आपने दे दिया, पर जो है पका हुआ भोजन जो रसोई वो है सामुदायिक रसोई है जो उसको स्टार्ट करना किसकी जिम्मेदारी होगी, राज्यों की। यह असली मुद्दा अब असली मुद्दा यह है कि इस तरह के उपायों में केवल खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले व्यक्ति अर्थात राशन कार्ड धारकों को शामिल किया जा सकता है, जबकि बड़े शहरों में जो बड़े शहर होते हैं उसमें काम के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटक रहे जो असंगठित क्षेत्र होते हैं,
जैसे ये जो समोसा वगैरह चाय वगैरह बेचते हैं, तो इनके मज़दूरों के पास राशन कार्ड की अपेक्षा नहीं की जा सकती, मतलब इनके पास नहीं होते हैं। और देखिए प्रीलिम्स फैक्ट आए हैं, तो बेलारूस, ये आपने कई मूवी वगैरह में देखा होगा हॉलीवुड की, तो ये क्या है, एक लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। तो इसके देखिए जैसे पूर्व पूर्व और उत्तर पूर्व में रशिया, अभी फिगर आएगा आगे उसमें क्लियर देख लेंगे। दक्षिण में यूक्रेन, पश्चिम में पोलैंड, उत्तर पश्चिम में लिथुआनिया और लताविया। तो हाल ही में क्या हुआ है, तो जो ये प्रशासन है बेलारूस का, उसके द्वारा ग्रीस से जो है लिथुआनिया के लिए एक मतलब फ़्लाइट उड़ान भरी थी वाणिज्यिक एयरलाइन की, तो उन्होंने उसे रुकवा लिया। उन्हें करना क्या था, तो उसमें फ़्लाइट में एक पत्रकार को गिरफ्तार करना था। तो उन्होंने ऐसा बोला कि आपकी फ़्लाइट में बॉम्ब है, ठीक है, बम है। तो इसकी वजह से जो है उसे रुकवाने के लिए इन्होंने आग्रह किया, हालांकि उसे रोका नहीं गया। देखिए ये फिगर है बेलारूस, ये रशिया हो गया, यूक्रेन, पोलैंड, ठीक है, और यहाँ से फिर लिथुआनिया, ठीक है, ऊपर फिर लताविया। MCA 21 संस्करण 3.0। तो हाल ही में जो वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री द्वारा MCA 21 3.0 जो वर्जन है, उसके पहले चरण का शुभारंभ किया गया। तो ये है क्या, तो ये कॉरपोरेट कार्य जो मंत्रालय है उसके द्वारा ई गवर्नेंस पहल है, जो भारत के कॉरपोरेट संस्थाओं, पेशेवरों और नागरिकों के लिए MCA सेवाओं की आसान और सुरक्षित पहुंच को सक्षम बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे MCA क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ठीक है। तो यह भारत की पहली क्या है, मिशन मोड ई गवर्नेंस परियोजना है। तो ये है क्या, MCA 21 3.0। तो ये जो MCA 21 V3 एक प्रौद्योगिकी चालित अग्रगामी परियोजना है, ठीक है। तो इस परियोजना के अंतर्गत जो है नियम परिवर्तन को सशक्त किया जाएगा, व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा दिया जाएगा, उपयोगकर्ताओं के अनुभव को बढ़ाने और नियामकों के मध्य बाधा रहित सहज एकीकरण और डाटा आदान प्रदान की सुविधा के लिए जो है परिकल्पित इसे किया गया है। इस परियोजना में जो है उन्नत विशेषज्ञ के लिए उच्च मापनीयता और क्षमताओं के साथ सूक्ष्म सेवा तंत्र तैयार किया जाएगा। इसमें जो है ई निर्णय, ई परामर्श, अनुपालन प्रबंध, इसके लिए अतिरिक्त मॉड्यूल भी दिया गया है, ठीक है। मतलब ऑनलाइन आप सब कुछ कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं और प्रबंध कर सकते हैं अनुपालन का, ठीक है। शाही लीची, तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले देखिए ये वाला लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्ट प्रीलिम्स में अगर लिखी भी आ जाए तो कोई मुझे हैरानी नहीं होगी कि चीन के बाद दूसरे नंबर पे कौन करता है विश्व में लीची का सबसे बड़ा दूसरा उत्पादक कौन है, भारत, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान, इसके बाद 2018 में GI प्रमाणन प्राप्त करने वाला शाही लीची बिहार में चौथा कृषि उत्पाद था, ठीक है। तो GI प्रमाणित उत्पादों को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बिहार से जो शाही लीची है इस मौसम की पहली खेप हवाई मार्ग से कहाँ, ब्रिटेन को निर्यात की गई है, भेजी गई है, ठीक है। ये फिगर है इसका। उसके बाद देखिए युआन लोंगपिंग, तो चीन के प्रख्यात जो कृषि वैज्ञानिक है युआन लोंगपिंग, इनका जो है 91 की उम्र में देहांत हो गया। फेमस किसके लिए थे ये, जो हाइब्रिड राइस था, संकरित चावल, इसके संबंधी उनकी खोज की वजह से चीन के लिए खाद्य सुरक्षा पर्याप्त हुई और दुनिया भर में कृषि का स्वरूप बदल गया, ठीक है। हाइब्रिड चावल के पिता भी इन्हें कहा जाता था और 1970 के दशक में उन्होंने जो है नान यू नंबर 2 नामक पहला हाइब्रिड चावल युग्म विकसित किया था, ठीक है। हाइब्रिड मतलब दो पेरेंटल जो ऑब्जेक्ट को मिला के और उसकी जो उनका मतलब थर्ड जो पर्सन वो बनाएंगे अपने दोनों को मिलान से, इसमें इन दोनों की पेरेंटल की खूबियाँ नहीं होती, इसमें अलग ही खूबियाँ होती हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया के तहत दो भिन्न मूल जनकों के संयुग्म से उत्पन्न होने वाली संतति अपने मूल जनक की तुलना में तेज़ी से बढ़ती है, ठीक है, अधिक उपज देती है और बाहरी बाधाओं का बेहतर प्रतिरोध करती है। पूर्वी एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में पैदा होने वाले जो हाइब्रिड चावल हैं उनके रूप में जो दुनिया भर में किसान हैं उनकी तकनीकों से उन्होंने लाभ उठाया, ठीक है। 2004 में उन्हें उच्च उपज वाली संकर चावल किस्म के प्रजनन के लिए आवश्यक आनुवांशिक सामग्री और प्रौद्योगिकी को विकसित करने में उनकी सफलता की उपलब्धि के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है, 2004 में। उसके अलावा देखिए 2001 में उन्हें रेमन मगसेसे अवार्ड फाउंडेशन के नाम से पुरस्कार भी दिया गया। ये इनकी फ़ोटो थी, 91 की उम्र में इनका देहांत हो गया, ठीक है। इनका कोट क्या है, एवरीवन इज़ द इन द वर्ल्ड शुड हैव एनफ टू ईट, ठीक है। 30 में पैदा हुए थे, ठीक है। चलिए बस इतना ही अभी के लिए फ़िलहाल। उसके अलावा अगर आपको पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे, ठीक है।